Our today our topic is uniform convergence. In this section, we shall introduce you a stronger form of the convergence of the sequence of functions. Okay, uniform convergence we are going to study in this portion. Let us start with a sequence of functions fn where n belongs to natural number, each with domain D. In the last section, we noted that for a given sequence of functions, we get a number of sequence of real numbers, one for each point in the domain. If all these sequence of real numbers are convergent, then their limits defined is pointwise limit of a given sequence of functions. We have expressed this using symbolic language towards the end of the last section. A sequence of functions fn converges pointwise to f on its domain. If for a given epsilon greater than 0 for every x in domain, there exists a natural number n such that this. ठीक है, तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा है कि लास्ट सेक्शन में हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ा है, जो आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, कल पढ़ा था। उसके अलावा उन्होंने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन दे दी कि इफ फोर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जो मैं लिख रहा था वही, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो and for every x in domain there exists a natural number such that fnx minus fx is less than epsilon whenever n is greater than equal to n, और obviously n depends on epsilon and x। पहले से आप जानते हो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमारी ये होती है। यहाँ क्या था हमारा, याद करो, यहाँ सीक्वेंस थी an, यहाँ पर l, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो an माइनस l लेस देन epsilon whenever n is greater than equal to capital N, or capital N depends on epsilon and x both. We had also observed that n epsilon x depends not only epsilon but also x. For instance, in the case fnx is equal to x to the power n, this implies that even through fnx tends to fx for every x, the speed of convergence of each sequence may not be same. For instance, 1 upon 3 to the power n tends to 0 faster than 1 upon 2 to the power n tends to 0. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है डेफिनेशन ऑफ, अगर हमारे पास एफ एन एक्स कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और ये कन्वर्ज हो रहा है एफ एक्स पर, तो व्हाट इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट capital N belongs to natural number such that f n x minus fx less than epsilon whenever n greater than equal to capital N। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है जो आपने सीक्वेंस वाले चैप्टर में पढ़ी थी। जिसको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है ना, वो एक बार वो चैप्टर पढ़ ले, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज, उनके वीडियो देख ले तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं सिर्फ आपको दे सकता हूँ। जैसे एक फंक्शन सीक्वेंस है आपकी, वो सीक्वेंस ये है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि मान लो ये पॉइंट है आपका x, ये आपका एफ एक्स, ठीक है, तो आपने ये एप्सिलॉन चूज किया, सपोज करो ये आपने एप्सिलॉन चूज किया इतना बड़ा, ये है आपका एप्सिलॉन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा, ठीक है, ये डेल्टा है। तो उसी हिसाब से, या यहाँ पर सीक्वेंस वाली डेफिनेशन है, तो इसकी जगह आप ये ले सकते हो, देखो इस तरीके से, आपके पास एफ एन एक्स क्या था, एफ एन एक्स है एक्स टू द पावर एन, ठीक है, एफ एक्स आपका क्या आया था, और इंटरवल था 0 to
1, ये आया था आपका 0 जब x 0 और 1 के बीच में हो और 1 जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो इन्होंने ये कहा है कि f इसमें रखते हैं हम इस वाली डेफिनेशन में, x टू द पावर n माइनस x का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन इक्वल टू, आपने अगर मान लो 1 ले दिया या कुछ भी ले दिया, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कैपिटल N निकाल सकते हो कि वो लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर n ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बताया है, फिर से सुनो, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। एफ एक्स आपका 0 व्हेन x इज बिटवीन 0 टू 1 है, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, और डोमेन आपका 0 टू 1 है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रख दूं तो हमारा, याद करो क्या होगा, f1 इज इक्वल टू 1/f n हो गया हमारा 1/2 टू द पावर n। इससे हमारे पास f1 हो गया 1/2, f2 हो गया 1/2 स्क्वायर, f3 हो गया 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। यानी हमारे पास क्या सीक्वेंस बनी, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ये किस पर कन्वर्ज हो रही है बताइए, 0 पर। वेरी गुड। अब अगर मैं x इक्वल टू 1/3 लूँ तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर n, और सीक्वेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। ये किस पर कन्वर्ज होगी, 0 पर। तो अब उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों ही 0 पर कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन ये वाली सीक्वेंस जो है, ये वाली जो सीक्वेंस है वो फास्टर कन्वर्ज हो रही है कंपेयर टू दिस। समझ में आ गई बात, ठीक है, जिनको नहीं आई वो समझो। मीन्स इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा है जैसे x इक्वल टू, यहाँ पर हमने वो n इक्वल टू 1 लिया, तो 1 पर यहाँ वैल्यू क्या है एक की 1/2 और एक की क्या है 1/3। ये देखो, ये है इस वाले का ग्राफ, ये ठीक, और सपोज करो ये है इस वाले का ग्राफ, तो कौन सा फास्टर हो रहा है, ये वाला फास्टर हो, ठीक है ना। तो इन्होंने बस यही बोला है कि एक वाली ये जो जो सीक्वेंस है ये कम स्लोली आ रही है, यहाँ से हमने शुरू किया, ये स्लोली आ रही है यहाँ से, जैसे हम ये इस तरीके से जा रही है स्लोली स्लोली, और ये वाली जो है ये फास्ट जा रही है, ये यहाँ से और फास्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बट देयर आर केसेस वेयर दिस इज द सेम। ठीक है, मेन डेफिनेशन पे आते हैं। A sequence Fn of real valued functions defined on set S is said to be converge uniformly to a function f on S if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that n greater than equal to n naught imply fnx minus fx less than epsilon for all x belongs to S। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की इन्होंने डेफिनेशन हमें दे दी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमें इन्होंने दी है, सीक्वेंस है हमारे पास एफ एन एक्स, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रही है किस पर, एफ एक्स पर। तो वही है, इन्होंने हमें दे दी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट
कैपिटल उन्होंने एन नोट लिया है, मैं कैपिटल एन ले सकता हूँ, जो मन चाहे आप ले सकते हो। कैपिटल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स is less than epsilon whenever n greater than equal to n। और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो भी यही है। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, और ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है वो कन्वर्जेंस की लिखी है। तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है। बस भाई रुक जा, अपना आप ही चल रहा है। देखो यहाँ भी यही है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की क्या है, for epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that n greater than equal to n f n x is equal to this। बताओ मुझे दोनों में क्या डिफरेंस है। नहीं, एन और एन नोट तो दोनों में आप दोनों में एन नोट ले सकते हो, दोनों में एन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए। देखिए यहाँ जो एन है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर। एप्सिलॉन और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जबकि जो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एन है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये मेन फर्क है। समझ में आई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि आपको 100% क्लियरिटी नहीं आई है किसी को भी। देखो ध्यान से समझो, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ठीक है, और ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंस भी है। अब अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx लेता हूँ, और ये मैंने एप्सिलॉन आपको दे दिया जिसकी वैल्यू है 1, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1। क्या है ये, एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नीचे यहाँ डेल्टा निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे। सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी आ गई 3। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आप इस ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अपने इस x की पोजीशन चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, आपने x की पोजीशन यहाँ रख दी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो लाइन बनी वो ये बनी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका ये पॉइंट आपका fx का आ गया। अब मैं फिर से सेम एप्सिलॉन रखता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने सेम रखी, ये यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो 3 ही मिलेगी। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो एप्सिलॉन वो किस पे डिपेंड हो गया, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड हो गया, एक्स पर डिपेंड नहीं हुआ है। एक्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हमारी ये वैल्यू तो 3 ही मिल रही है ना। मैं समझ में आई बात। इतना जितना समझा, अभी दूसरा एग्जांपल दूंगा तो 100% समझ में आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आया, नहीं आया। मैंने आपको ये दिखाया है इस एग्जांपल में कि एक्स का अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ तो जो ये हमारी वैल्यू है ये सेम रहती है, सेम एप्सिलॉन के लिए सेम रहती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, x का वेरिएबल चेंज करेगा। यहाँ ये जो 3 है ये x की वैल्यू नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है ये। ओके, ठीक है, आप समझ में आया मैंने आपको क्या इसमें बताया? अगर मैं x की पोजीशन चेंज करता हूँ और एप्सिलॉन इक्वल टू 1 आपको देता हूँ, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये 3 ही निकल के आ रही है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ? x पोजीशन चेंज एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फिक्स, देन 3 इज सेम। अब समझ में आ गई बात? अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ इस वाले एग्जांपल में? x पोजीशन चेंज एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फिक्स, बट यहाँ पर 3 भी चेंज होगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, सो कंटिन्यूअस। अब जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो किसका है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बट नॉट कंटिन्यूअस। तो समझो इसको कैसे। ये सब मैंने दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वीडियो बना के डाल रखी है यूट्यूब पर, आप एक बार देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अब मैं 1/y = ये वाला ग्राफ लेता हूँ, y = 1/x। तो ये 1 पे तो 1 देगा, इंफिनिटी पे 0 देगा। ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, बन रहा है ना ये ऐसे? अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ये पोजीशन ले ली, वही x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हुआ वो हो गया आपका fx। फिर से वही एप्सिलॉन सेम लिया कि ये वैल्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 1, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई एप्सिलॉन इक्वल टू 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिली, सपोज ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 5। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हमने क्या किया, x की पोजीशन चेंज कर दी, x हम इधर ले आए, x इधर ले आए, x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें fx हो गया। इसके लिए हमने फिर से वही एप्सिलॉन की सेम पोजीशन ली, सेम वैल्यू ली, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लिया यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप नीचे इसके ड्रॉ करोगे तो आप क्लियरली देख रहे हो कि आपका जो ये डेल्टा है, ये वाली डिस्टेंस कम हो गई, जो कि 2 मान सकते हो। हुई या नहीं हुई? तो ये है एग्जांपल यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बट नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये एक्स पोजीशन चेंज हुआ, एप्सिलॉन फिक्स रखा, तो हमारा ये चेंज हो गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि कंटिन्यू पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में वो, इसमें देखो यहाँ इस केस में कन्वर्जेंस में किस पे डिपेंड कर गया? हाँ, ये आपका डिपेंड कर दिया एप्सिलॉन पर और एक्स पर, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये वाला जो एग्जांपल है, यस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यस कन्वर्जेंस, तो ये एप्सिलॉन और 0.3 दोनों पर डिपेंड, एक्स पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। चलिए, तो वही यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो एन जो है वो, सॉरी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एन एप्सिलॉन और एक्स पे डिपेंड करता है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। बड़ी जल्दी बात। तो ये डेफिनेशन लिखी है, यहाँ जो एन नोट है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड है। इन दिस केस वी से एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑन एक्स। Do you see similarity between this and pointwise continuity which we have discussed in Unit 10, Block 3? From the definition, it is obvious that sequence of function is uniformly convergent
then it is also point wise convergent. ओके, तो ये ऑब्वियसली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा. Before we come to example, let us see what it means to say that a given sequence is not uniformly convergent. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करो, 1 मिनट फिर स्टार्ट करो. ठीक है, चलिए. Remark. The negation of the statement given in the definition of the uniform convergence is that there exist negation. ये examine the sequence given in example 2. कैसे किया है इन्होंने, एप्सिलॉन डेल्टा से किया है. ये बड़ा पंगा है ना. देख कैसे इन्होंने किया है, अगर समझ सको तो समझो. Examine the sequence in given in example 2 for uniform convergence. तो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाएंगे कि जो एग्जाम्पल 2 है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉलो करता है या नहीं. एफ एन एक्स 0 to 1 to r is equal to एफ एन एक्स is equal to x to the power n. We have seen that pointwise limit of a sequence is a function f which is this. ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हम कल समझ चुके हैं. इफ वी टेक, देखो यहाँ एप्सिलॉन की एक अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4. Then we take nk is equal to k and xk is equal to 1/2 to the power 1 by k. We get a subsequence such that इसमें रखते हैं एफ एन के माइनस एफ के, ये हमने वैल्यू निकाली 1/2 जो ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. ठीक है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन वो क्या कहती है. वो कहती है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. ये डेफिनेशन है. अगर हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है एफ एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा. ठीक है, ये है जब हमने करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस यस, ये हमें प्रूफ करना है, तब की ये डेफिनेशन है. और जब हमें नहीं करना है तो नेगेशन क्या हुआ, वही यहाँ लिखा है. There exists epsilon greater than 0 such that for every n greater than n there exists nk. In short, ये तो हो जाएगा. एप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू आप ढूंढोगे और फिर दिखाओगे कि एफ एन एक्स, ठीक है, और एक x की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आप ढूंढोगे माइनस एफ एक्स इज, यहाँ लेस देन एप्सिलॉन है, आप दिखाओगे ग्रेटर देन. समझ में आ गया. नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाने के लिए. इतना समझ में आया या नहीं ये बताओ. क्योंकि देखो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स को ही बहुत कम समझ में आती है. बताओ मुझे, बोलो. मैंने आपको बताया अगर यू, हाँ, ये तो डेफिनेशन है, ये तो गिवन है आपको.
ठीक है, डेफिनेट, हाँ राइट, हाँ हाँ राइट, बोलो। एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। ये चिड़िया जनरली के बच्चों को समझ में इतनी अच्छी नहीं आती है। लेकिन इसका आप, आपको अगर एप्सिलॉन पसंद नहीं है तो आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हो, जो भी आप फैमिलियर हो। जरूरी नहीं कि आप एप्सिलॉन ही लें। वो एक रूटीन है कि बस एप्सिलॉन देते आ रहे हैं। आपका मन है कि मैं इसे पी कहूँ तो पी भी कह सकते हो, आप क्यू लेना चाहो क्यू ले सकते हो, लेकिन एक बस एक रूटीन चलता आ रहा है, लोग बाग कॉपी पेस्ट मार रहे हैं उसका ये। ठीक है। एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और कुछ नहीं है, एक रियल नंबर है बस। 1 2 3 1000 0.1 0.0001 कुछ भी हो सकता है। आप समझ में आ गया? ठीक है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपसे जो पूछा है कि आपको समझ में आया नहीं, वो ये पूछा है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ठीक है। अगर मुझे ऐसे नहीं होता बेटा, आप टाइम पे ज्वाइन। ठीक है, बाकी बच्चे, मैं आपको यही नहीं पता मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तो फिर आप रिवीजन की बात कैसे कर सकते हो? वेट, बेटा बेटा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपको जो भी पूछना है बाद में पूछना, क्लास के बाद। क्लास चल रही है, सभी बच्चे वेटिंग में हैं। ठीक है। इस तरीके से आप टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो आपको एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज प्लीज। अब आप लोग, बाकी लोग सुनिए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन ये आपके पास आ गई। नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन है, उसके केस में यहाँ पर ग्रेटर देन वन लग जाएगा। ठीक है। यस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में यहाँ लेस देन वन है इस जगह, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन वन, अगर आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमारे पास एग्जांपल है, समझा? ये रहा। ठीक है। एफ एन एक्स उसने हमें क्या दे दिया? यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में दे दिया हमें एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। एफ एक्स आपको दे दिया ये 0 when 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। इंटरवल क्या है? 0 to 1 आपका, और 1 जेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब उन्होंने ले लिया यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसे हमें निकालना है किसी तरीके से, और निकालने के बाद हमें दिखाना है कि दिस इज ग्रेटर देन 1/4। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन आता है कि हमें दिखाना कैसे है। तो उसके लिए मैंने यहाँ बताया था आपको, एक्स भी हम चूज करते हैं। देखो क्या एक्स चूज किया। यहाँ पर हमने चूज किया 1/2 to the power 1/k। एक सब सीक्वेंस हमने चूज की। एक्स की जगह हमने क्या लिया? ये एक्स की जगह हमने लिया 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया? अब ये 1/2 उस तरीके से नहीं लिया गया, यहाँ लिया गया है ये 1/2 एफ के। 1 बाई, ये एफ के भी है। अब जो इसको समझोगे, यहाँ जो सब सीक्वेंस ली है ना, वो वाली सब सीक्वेंस ली है कि 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है ना? यहाँ सब सीक्वेंस ली है, तो ये 1/2 1/2 1/2 सब सीक्वेंस ये किस पे कन्वर्ज होगी? 1/2 पर। वेरी गुड। तो यहाँ आ गया आपका 1/2।
माइनस एफ ऑफ 1/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है? 0। वेरी गुड। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 की एब्सोलूट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1/2। देखो ये ग्रेटर देन 1/4 आ गया या नहीं आया? ये जीरो कैसे? वन बाई, आपका क्वेश्चन ये है ये जीरो कैसे आया? तो क्वेश्चन का आंसर ये है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने रखी है, ये एफ ऑफ 1/2 है तो उसकी वैल्यू यहाँ रखी है। एफ ऑफ एक्स कहाँ लिखा है? एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1/2 रखोगे तो आपकी क्या वैल्यू है? ठीक है, और पूछिए क्वेश्चन। तो यही हमें प्रूव करना था कि हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है, ये मैं बताऊंगा। उस इस क्वेश्चन के अलावा बाकी बताओ, बाकी चीज सभी को समझ में आ गई? नहीं आई है तो क्वेश्चन पूछो। सबको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि एफ एन एक्स 1/2 कैसे आएगा? ठीक है। एक सेकंड। मैं आपको क्या इस चीज में, इसमें याद करो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये आपका एफ एन एक्स है, ये एक्स टू द पावर एन है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1/2 रखता हूँ तो 1/2 एफ एन एक्स आपका हो जाता है 1/2 टू द पावर एन। तो यानी कि आपका जो F1 हो गया, F1 हो गया आपका F1x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। उसके बाद हमने, ये हो गया ये। इसी तरीके से एक बार आपका F2 निकलेगा, वो भी एक तरीके 1/2 निकलेगा। हम्म, वो आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम x की वैल्यू इस तरीके से चूज करेंगे कि हमारा जो एफ एन एक्स में n इक्वल टू 2 रखने पर, यानी कि एक्स टू द पावर एन, एक्स की वैल्यू हमें इस तरीके से चूज करनी है। तो ये हो गया आपका एफ टू अगर रखेंगे, एफ टू अगर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाए 1/2। एक्स की वैल्यू ऐसे आप चूज करो कि ये आ जाए, तो एक्स स्क्वायर 1/√2। हाँ, एक्स इक्वल टू अगर मैं 1/√2 रखता हूँ तो मुझे आप ये बताओ, आपका जो एफ एन एक्स क्या होगा? आपका एफ एन एक्स हो गया 1/√2 टू द पावर एन, राइट? इवन नंबर, इवन नंबर। 2√2, हाँ होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आएगा आएगा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरा देखो, ये एफ एन एक्स इक्वल टू 1/√2 की पावर एन आ गया, ये समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। एक सेकंड, पहले मैं इनके क्वेश्चन का आंसर दे दूं फिर आपको बताता हूँ। F2 अब हम निकालते हैं, तो ये क्या हो गया? 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। आगे F2 इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से हम x इक्वल टू समथिंग चूज करके वन F3 इक्वल टू 1/2 ले लेंगे, F4 इक्वल टू 1/2। तो उस सब सीक्वेंस को हमने उठाया जिसमें 1/2 1/2 1/2 आ। समझ में आया बात? तो वो कन्वर्ज करेगी 1/2 पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आया ये एफ एन एक्स, ये वाला एफ एन एक्स, वो 1/2 आ गया। हाँ, अब आप पूछो बाकी लोग। देखो यहाँ पर भी ये इन्होंने लिखा है ना 1/2, ये इन्होंने सब सीक्वेंस चूज करी है।
हाँ, अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, चलिए। और कोई क्वेरी? देखो थोड़ा सा टफ तो है ही चीज, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक एन और एक एक्स। क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे रिजल्ट में कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आए जो 1/4 से बड़ी हो। आप 1/2 नहीं लेना चाहते, 1/4 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लो। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 1/4। यस और नो? यस और नो? अरे एक 1/4 से बड़ा है या नहीं है? हाँ, तो आप इसकी जगह कुछ और ले लो, आप ऐसी सीक्वेंस ले लो कि यहाँ पर 1 आ जाए, और 1 की वैल्यू 1, नहीं देखो 1 लेने पर गड़बड़ हो रही है, नहीं है? अगर हम यहाँ 1 लेते हैं और f(1) निकालते हैं, तो f(1) की वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 - 1 यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तो 0 जो है 1/4 से लेस देन हो गया, तो ये वाली सब सीक्वेंस नहीं चलेगी। आप 1/2 की जगह और कुछ ले लो, 1/3 ले लो। क्योंकि अगर सपोज करो आपने 1 लिया, तो आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, 1 1 1, एक किस पर कन्वर्ज होएगी, 1 पर। तो आप जो हो इसकी जगह क्या लिखोगे, 1। और f(1), यहाँ f इसकी जगह भी 1 लिखोगे, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1, और यहाँ पर क्या आएगा, f(1) की वैल्यू बताओ यहाँ से, 1। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगी इसकी जगह, 0। और यहाँ इस 1/2 की जगह क्या आ गया, 0, और हम इसे ग्रेटर देन 0 नहीं लिख सकते। तो हमें जो प्रूफ करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, हम प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, बोलो, समझ आए? हेलो, की आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ जी, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा। अगर आ गया तो ये बताओ कि आ गया। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं, लेट वालों को परमिशन नहीं है बेटा, आपकी समझ में कुछ नहीं आना। अब वो भी है ना, उस जब क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, अब नेटवर्क इशू या कुछ भी हो। ये वाला टॉपिक तो वैसे भी वो है जो टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो भी उनकी समझ में नहीं आता। तो लेट वालों को तो मतलब ही नहीं है कुछ समझ में, मैं आपको 1000 बार भी समझा दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए औरों का टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। बाकी लोग बताइए। हम्म, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से, ये रहे, इसकी वजह से देखो ना, 1/2 रखोगे यहाँ पर तो वैल्यू 0 है, और 1 रखोगे तो ये x = 1 पर 1 है वैल्यू। ठीक है, पूछते रहा करो क्वेश्चन, है क्वेश्चन पूछने से नहीं, नहीं समझ में आया आप कहो दोबारा बताओ, तिबारा बताओ, बार बार बताओ। मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी तरीके से है, आपको ये, अब ये दे दिया, वी हैव सीन पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। अब इसको भी वही प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है इसका, है ना? तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या दिखाओगे, ε = 1/4 ले दिया, और इन्होंने देखो ये ले दिया आपकी बार 1/2 1/k तो इन शॉर्ट इन्होंने 1 ऐसा ले लिया जो रिजल्ट में 1/3 आ जाए। ठीक है, 1/3 कब आएगा, ये
जैसे मैंने आपको बताया उस तरह करो तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। ठीक है, आप कैसे सोचोगे, आपको यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, तो एफ एक्स तो ये आ गया 1/2, और आपका एफ एन एक्स है ये, दिस माइनस दिस ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो एफ एक्स तो आप जीरो ले दिया आपने, ये रहा जीरो आ गया ग्रेटर देन वन पर। ठीक है, वन क्या ग्रेटर देन, आपने एक्स के क्या ले लिया, 2 to the power 1/k। तो इसमें आप 2 to the power 1/k या 2 ले लो, x इक्वल टू 2 एज्यूम कर लो कि इसका जो रिजल्ट निकल के आए, आपने एक सीक्वेंस ले ली जिसका रिजल्ट निकल के आए 1/3। ठीक है ना, इसका जो एक x की वे वैल्यूज ले ली जिसमें आपको इसका रिजल्ट निकल के 1/3 आए। 1/3 कब आएगा, जब x टू द पावर n की वैल्यू 2 आएगी। x टू द पावर n की वैल्यू 2 कब आएगी, जब x की वैल्यू आप 2 to the power 1/n रखोगे। समझ में आई बात। तो वही हमने रखा x की वैल्यू 2 to the power n 1/n। तो यहाँ वैल्यू लिख दो सीधा 1/3 माइनस 0। तो पढ़ो इसको, नहीं आता है तो हम्म, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। हाँ, 2 to the power 1/k, और उसके ब्रैकेट में ऊपर k है ये, और k से k कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ 2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे हमें 1/3 चाहिए। ठीक है, आपने जो सीखा है अभी, कल मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है। तो मैंने बताया था एक्स इक्वल टू आपने लिया 1/2, तो आपके पास जो सीक्वेंस बनी 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, ये बनी। एक्स इक्वल टू आपने 1/3 लिया, तो आपके पास बनी 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। आपने x इक्वल टू 1/√2 लिया, तो आपके पास बनी 1/√2, 1/2, 1/2√2, 1/4 एंड सो। उसके बाद आपने x इक्वल टू, अब हमें चाहिए f3, 1/2 to the power 1/3 लिया। तो ये आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, 1/2 to the power 1/3, 1/2 to the power 2/3, 1/2 to the power 2 1, 1/2 to the power 4/3 एंड सो। समझ में आई बात। ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करा है वहां पर, हमने एक सब सीक्वेंस ली है जिसमें पहले से 1/2 उठाया, फिर इससे 1/2 उठाया, फिर इससे 1/2 उठाया, इस तरीके से उठा उठा के हमने एक सीक्वेंस बना दी 1/2, 1/2, 1/2 एंड सो ऑन। तो ये कन्वर्ज हो रही है 1/2 पर। तो आपने लिख दिया वहां पर एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एफ एन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो गई फॉर ऑल एन। इस तरीके से एफ एन एक्स की वैल्यू 1/2 आई। अब आई बात समझ में। एक लाइन और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल हमने सीखा था एक्स के वेरिएशन से सीक्वेंस बनाना, आज हमने ये जो चीज सीखी है एन के वेरिएशन से सीक्वेंस बनाना। तो ये बस इसी तरह सब में इनमें वही किया हुआ है, पढ़ो इन्हें, लगाओ दिमाग। और ऑब्वियसली ये लिखा ही है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट वाइज कन्वर्जन कर है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट। ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस defined on S greater subset of R converges uniformly on S to a function f if and only if fn x fn minus f की norm tends to 0। ठीक है, ये नॉर्म की बात आ गई जो आपने पीछे नॉर्म पढ़ा था।
डफ एक और वही है कोची सीक्वेंस, याद है आप लोगों को, अगर जिसने अटेंड की थी? एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो वही है ये, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन defined on set S is uniformly Cauchy if for all epsilon greater than 0 there exists n not greater belongs to n, such that m greater than equal to n not implies fn minus fm less than epsilon. तो कोची क्राइटेरिया क्या है? कोची क्राइटेरिया, इफ fn is a sequence of real valued function defined on S, then fn is uniformly convergent on S if and only if it is uniformly Cauchy sequence. ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली कोची सीक्वेंस है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, एंड वाइस वर्सा, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो कोची सीक्वेंस भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप वो वाले वीडियो देखो जो सीक्वेंस ऑफ उसके हैं। ये देखो, ये फिर वही दिया है कि इन्होंने कहा कि प्रूव दैट दिस इज द एफ एन एक्स जीरो टू इन्फिनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली convergent, but it is uniformly convergent on 0 to 5. बेटा इन्हें करना अभी तो एग्जाम्पल्स को, और क्या बताऊँ, टफ तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। सम थ्योरम ऑन consequence of uniform convergence. Theorem number 3 is saying if fn is a sequence of uniformly bounded real valued function converging uniformly to a function f on a set S, then it is f is also bounded on it. क्या बोला इन्होंने? जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड भी होगा, अनबाउंडेड हो ऐसा नहीं होगा। बाउंडेड क्या होता है वो आपको पता ही है, नहीं पता है तो पूछ लो। अब वही लेट वाले देखो। अच्छा नहीं, चलिए ले आप, या पिछली क्लास अटेंड करी थी अक्टूबर वाली 15 क्लासेस? लिंक नहीं मिला था तो आपने वे वीडियो लेक्चर देख लिए सारे? तो कब देखोगे? बिना उनके ये चीज़ें कैसे समझोगे? वे तो बेसिक्स है ना। तो उन्हें वीडियो लेक्चर्स को देखो, समझो, जो डाउट्स आते हैं वे पूछो मुझसे, है ना? ठीक है। हाँ, तो बाउंडेड का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको यूनिवर्स है वो अनबाउंडेड है, ठीक है, यूनिवर्स जो होता है वो अनबाउंडेड। और इसके अलावा जैसे मैं आपका कह दूं आपका घर, तो वो बाउंडेड हो गया। मैथमेटिक्स में मैं एक लाइन खींच दूं जो लाइन दोनों तरफ बढ़ती जा रही है, जैसे कि रियल लाइन, वो बाउंडेड है अनबाउंडेड है? दोनों तरफ बढ़ती जा रही है, अनबाउंडेड है। वेरी गुड। अब अगर मैं लाइन खींच दूं 5 सेंटीमीटर की, तो वो बाउंडेड हुई या अनबाउंडेड? आप समझ में आ गया? वही चीज़ है कि किस, वर्चुअल कहाँ से आ गया यहाँ पर? ये तो हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं, वर्चुअल तो छोड़ दो। वर्चुअल तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चले जाता है, मैथमेटिक्स में, या फिर कंप्यूटर का पार्ट हो जाता है। वर्चुअल कुछ नहीं है, सब कुछ रियल। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजनरी। इमेजनरी हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब फैक्ट है, सब थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ है, उसके बाद ही हम आगे। थ्योरम नंबर 4, Fn is a sequence of continuous functions converging uniformly to the function f on a set S, then f is also continuous। वही लिखा है।
अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, sequence of continuous functions converging uniformly to fx, then f is also continuous on x। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? में ये लिखा है एफ एन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ये कन्वर्ज हो रहा है एफ एक्स में। ऑल एफ एन एक्स फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन जो ये होगा हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर? ये लिखा है, इसका प्रूफ है। एग्जाम्पल नंबर 7 कि एफ एन कन्वर्ज हो रहा है एफ एक्स पर यूनिफॉर्मली, बट एफ डैश एक्स एफ डैश एन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट कन्वर्ज टू एफ डैश यूनिफॉर्मली। ठीक है, एफ डैश एन कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएट करके दोनों का। देखो ये रहा, ये जीरो पे इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ग्राफ बना है। वो सारा है मटेरियल बेटा, इतने कम समय में कहाँ होता। ये वही बोला है आपका, जो हमने रीमन में पढ़ा था। एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन एन इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी ऑफ आर, सपोज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ए बी, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस करती है यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन एफ, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन एफ, then f will be integrable, and integral a to b f will be equal to limit n tends to infinity a to b f n। जो आपकी सीक्वेंस है ना एफ एन, इसका n tends to infinity। बस यहीं तक रखते हैं आज।